नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। आज के 9 बजे के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और उम्मीद करता हूँ कि दिवाली के साथ साथ आप लोग अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर रहे होंगे। और इसी क्रम में हमारा आज का वीडियो भी है जो राजनीति विज्ञान विषय के जो PYQ हैं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर उनकी अपनी चर्चाएं चल रही हैं। और आप लोगों का काफ़ी अच्छा सहयोग भी मिला कि आप लोगों द्वारा जो वीडियोस को लेकर जो कमेंट किए गए वो काफ़ी बेहतरीन रहे, हमारे लिए मोटिवेटिंग रहे। तो ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लगातार अवेलेबल रहेंगी। ऐसी हम आप लोगों के लिए प्रयासरत रहेंगे। तो यदि आप इसके अलावा जो JRF की तैयारी कर रहे हैं या दिसंबर नेट की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हमारा जो ऑफिशियल ऐप है JRF अड्डा, इसको डाउनलोड कर लें। और यहाँ पर अभी दिवाली का 15% ऑफ भी चल रहा है, आप इसको और बेहतर ढंग से ताकि अपनी तैयारी को कर सकें। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यदि आपके जो भी कमेंट्स होते हैं या जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं वो आप प्लीज़ हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताया कीजिए कि आपका सेशन कैसा लगा, या आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो आप कमेंट्स के माध्यम से रेगुलर हमें बताते रहें ताकि हम आपकी जो उम्मीदें हैं उनके ऊपर खरा उतर सके। चलिए तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति का ये क्वेश्चन है। किसके संसर्ग ने यानी कि किसके साथ ने, ठीक है, किसके साथ ने MN रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय को मेक्सिको में मार्क्सवाद अपनाने के लिए प्रेरित किया। तो मार्क्सवादी जो विचारधारा है ये आप लोग जानते भी होंगे, कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने दी थी, जो आर्थिक आधार पर अपनी जो व्याख्या करता है पहली बार। और वैज्ञानिक समाजवाद की जो अवधारणा है वो क्या कहलाई, मार्क्सवाद कहलाई। ये साम्यवाद के प्रणेता थे जो समाज में आर्थिक रूप से सभी को समान करना चाहते थे। तो ये जो विचारधारा थी ये मार्क्सवाद कहलाई। और मार्क्सवाद का जो भारत में जनक है वो अपन एक तरीके से MN रॉय को ही कहते हैं कि जो पहली बार जो विचारधारा लेकर आए थे वो MN रॉय ही ये विचारधारा लेकर आए थे। तो ये जो प्रभावित थे ये मैक्सिकन जो विचारक थे माइकल बोरोडिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माइकल बोरोडिन से ये काफ़ी अच्छे प्रभावित थे। इसके बाद इन्होंने भारत में आकर मार्क्सवाद की स्थापना की। तो आप अपने जो आंसर्स हैं वो कमेंट के माध्यम से देते रहिए ताकि आप लोगों का भी कॉन्फिडेंस इससे ज़रूर बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा है? JS मिल को विरक्त प्रजातांत्रिक, या आप लोग इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पढ़ते होंगे, अनिच्छुक। अनिच्छुक, या हम इसको कहें अनिच्छुक जो प्रजातंत्रवादी हैं ये कौन है? अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी कौन है, मतलब बिना इच्छा के प्रजातंत्र की स्थापना करना चाहते हैं। तो ये इस मिल के बारे में कहा जाता है, क्योंकि मिल ने जो प्रजातंत्र के बारे में जो विचार दिए थे वो काफ़ी अलग विचार थे, जिसके कारण उनका विरोध भी हुआ था। जैसे ये केवल उच्च वर्ग को महत्व देते थे, उनके मताधिकार को महत्व देते थे, या महिलाओं को कोई विशेष अधिकार नहीं दिए थे। शिक्षित होना, हालांकि इन्होंने कहा भी था कि भी प्रत्येक व्यक्ति का शिक्षित होना जरूरी है। तो ऐसे जो विचारधाराएं हैं इनके द्वारा दी गई थी। तो इसके कारण इनको जो CL वेपर है, CL वेपर द्वारा इन्हें अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी कहा गया है। CL वेपर इन्हें क्या कहते हैं? अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी कहते हैं। और सबसे पहले अगर अपन मुख्य रूप से बात करें तो एक तो ये वयस्क मताधिकार का ये विरोध करते हैं, जबकि आज के समय अगर अपन बात करें प्रजातंत्र में सभी को मताधिकार दिया जाता है। और एक आपने इनका जो बेस्ट सुना भी होगा कि नोटों को गिना नहीं जाना चाहिए, नोटों को तोला जाना चाहिए, नोटों को तोला जाना चाहिए। तो इसके कारण जो CL वेपर हैं इनको अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी कहते हैं। ये लोकतंत्र की स्थापना तो चाहते हैं लेकिन इनकी अगर विचारों को देखें तो इनकी इच्छा नहीं है। तो वयस्क मताधिकार का विरोध किया, गिना नहीं तोला जाना चाहिए, उच्च वर्ग के शिक्षित होने या उन्हें ही वोट देने की बात की गई है। तो ऐसे करके यहाँ पर इनको CL वेपर अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम नामक पुस्तक की रचनाकार कौन है? तो अगर हम बात करें डायसी, सरदार पटेल, BR अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देता हूँ जब तक आप अपने आंसर दीजिए कि भारत का जो मार्टिन लूथर किंग है, भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? आप इसका उत्तर कमेंट के माध्यम से भी दीजिए। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है, इसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। यहाँ पर अपन अगर एक चर्चा करें कि दलितों का मसीहा, दलितों का मसीहा, तो दलितों का मसीहा कौन है?
और अगर हम बात करें कि जिसके द्वारा महाड़ आंदोलन चलाया गया, सत्याग्रह चलाए गए, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया गया। तो ये सब एक ही व्यक्ति हैं और आपका उत्तर इसमें कमेंट के माध्यम से आपको देना है। जब तक हम बात कर लेते हैं, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो मार्टिन लूथर किंग है ये भी भारत के, बी आर अम्बेडकर हैं दलितों का मसीहा, और महाड़ सत्याग्रह जो चलाया गया और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जिन्होंने भाग लिया वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। तो काफी अच्छा क्वेश्चन रहा हमारे लिए ये वाला। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की रचना जॉन लॉक ने नहीं की है? निम्न में से कौन सी पुस्तक की रचना जॉन लॉक ने नहीं की है? तो देखिए, जॉन लॉक की अगर अपन बात करें कि तीन विचारक हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। तो तीनों समझौतावादी विचारक हैं, सोशल जो है कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौतावादी विचारक हैं, जिन्होंने राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया था। तो इसको लेकर इनकी तीनों की अलग अलग पुस्तकें हैं। तो समझौतावादी विचारक जॉन लॉक, जिनका जन्म इंग्लैंड में हुआ और जो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति इनके समय हुई थी, तो इन्हें गौरवपूर्ण क्रांति की संतान भी कहा जाता है। तो अगर हम चार पुस्तकें हमारे सामने दी गई हैं, पर्शियन लेटर है, सहिष्णुता पर पहला पत्र, तो इन्होंने लेटर ऑन टॉलरेंस, ये अलग अलग पत्र लिखे थे 1689 में, शासन पर दो निबंध 1690 में, और कैरोलिन के संविधान के मूल तत्व 1692। तो ये तीनों पुस्तकें तो जॉन लॉक की हैं। और जो ये पर्शियन लेटर है, ये माउंटेन्स्क्यू की पहली पुस्तक है। ये जो है ये माउंटेन्स्क्यू की पहली पुस्तक है, तो यहाँ पर आप लोग याद भी रखिएगा, माउंटेन्स्क्यू की पहली जो पुस्तक है वो पर्शियन लेटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। आप अपने कमेंट्स के माध्यम से भी अपने इन आंसर्स को दे सकते हैं और ये आपके कॉन्फिडेंस को काफ़ी अच्छा बढ़ाने में काम करता है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा का उल्लेख किया? तो अभी जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि राज्य के समझौतावादी विचारक के तीन हैं, रूसो, हॉब्स और लॉक। तो रूसो का जो एक सिद्धांत है सामान्य इच्छा, तो जैसे हम संप्रभुता पढ़ते हैं, सॉवेरेनिटी, तो संप्रभुता का सिद्धांत देख लो और इनकी सामान्य इच्छा की विशेषताएं देख लो। दोनों की कॉमन है कि सामान्य इच्छा कैसी है? निरंकुश है, ये अदेय है, ये अविभाज्य है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। तो ये क्या कहते हैं, रूसो की सामान्य इच्छा सिद्धांत काफी अच्छा भी है। ये कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं। एक तो होती है यथार्थ इच्छा, यथार्थ इच्छा, और एक होती है परार्थ पर आधारित। देखिए, एक तो होती है स्वार्थ पर आधारित, एक इच्छा तो होती है स्वार्थ पर, जिस पर सहमति नहीं बन पाती, और एक इच्छा होती है परार्थ पर आधारित, जिस पर सभी की सहमति बन जाती है। तो इन परार्थ इच्छाओं का जो योग है, या आदर्श इच्छा जिसे अपन कहते हैं, आदर्श इच्छाओं का जो योग है, आदर्श इच्छाओं का योग ही सामान्य इच्छा कहलाता है। तो ये जो सिद्धांत दिया था, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट राइट आंसर हो जाएगा। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762, सामाजिक समझौता, इनकी जो बुक थी 1762 में लिखी हुई, इसमें इन्होंने सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट अपन बात करें, डेविड एक्टर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजनीति विश्लेषण की परंपरा नहीं है? तो देखिए, काफी मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन है, यदि आप इसमें डायरेक्ट आपको आंसर देना है कि डेविड एक्टर है जो राजनीतिक विचारक है, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक विश्लेषण की एक महत्वपूर्ण परंपरा नहीं है? तो देखिए, आप देखेंगे अपन राजनीति विज्ञान में संस्थावाद का भी इन्होंने कहा है, संरचनावाद का भी कहा है, बहुलवाद का भी कहा है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो एक सदनवाद हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो एक सदनवाद राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, डेविड एप्टन ने जो राजनीतिक विश्लेषण की महत्वपूर्ण परंपराएं हैं वो संरचनावाद, संस्थावाद और बहुलवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संरचनावादी नहीं है? तो देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संरचनावादी नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को कमेंट के माध्यम से देना है, निम्नलिखित में से कौन संरचनावादी नहीं है। तो देखिए, चार ऑप्शन है अपने पास, जो ग्रीन है, दुर्खिम है, वेबर है और मार्क्स है। तो इसका अगर हम राइट देखिए, दुर्खिम और मार्क्स ये दोनों संरचनावादी हैं। वेबर आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया हो सकता है, मैक्स वेबर जो है वो भी संरचनावादी है। लेकिन अगर हम बात करें टी एच ग्रीन की, ठीक है, टी एच ग्रीन की, तो यहाँ पर अगर हम चर्चा करें, तीन विचारक हैं, हीगल है, कांट है और ग्रीन है। ये जो तीन विचारक हैं ये आदर्शवादी विचारक हैं। इन्होंने राज्य की कौन सी अवधारणा दी है? आदर्शवादी अवधारणा दी है। ये कहते हैं कि राज्य के लिए व्यक्ति को कुर्बान किया जा सकता है, व्यक्ति के लिए राज्य को कुर्बान नहीं किया जा सकता। तो ये तीनों तो क्या है, संरचनावादी हैं। दुर्खिम, मार्क्स और वेबर तो संरचनावादी हैं। जबकि हम ग्रीन की बात करें तो ग्रीन कैसे विचारक हैं? तो ग्रीन यहाँ पर हो जाएंगे आदर्शवादी विचारक।
और आदर्शवादी विचारकों में भी नव आदर्शवादी विचारक हैं। क्योंकि एक तो प्राचीन आदर्शवादी विचारकों में अगर हम बात करें तो प्लेटो है, अरस्तु है, और ये राज्य को श्रेष्ठ मानते हैं, और नव आदर्शवादी भी इनसे एक कदम आगे, और ये और भी राज्य को और भी अच्छा श्रेष्ठ मानते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ग्रीन हो जाएगा, TH। राज्य का आधार इच्छा है, बल नहीं। आपने इनका कथन भी पढ़ा होगा। किसने विचारधारा को भ्रामक चेतना कहा है? किसने विचार, यानी कि विचारधारा केवल एक भ्रामक चेतना, इसका कोई असर नहीं होता है। तो ये जो कथन कहा गया है ये कार्ल मार्क्स द्वारा कहा गया है। इसका डायरेक्ट आंसर ध्यान रखना, कार्ल मार्क्स, जिन्होंने मार्क्सवादी सिद्धांत दिया था, और इनके द्वारा साम्यवादी विचारधारा का प्रतिपादन। तो यहाँ पर साम्यवाद का जो जनक है वो किसको कहा जाता है? वो कार्ल मार्क्स को। और कार्ल मार्क्स के विचारों को अमली जामा किसने पहनाया या किसने लागू किया? तो ये ध्यान रखना, लेनिन ने लागू किया था सर्वप्रथम। ये किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा लागू किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मार्क्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो तुलनात्मक राजनीति आदर्श राज्य की स्थापना करती है, पहला जो कथन है। दूसरा, विश्व को कम भ्रांतिपूर्ण बनाती है। बिल्कुल, देखिए अपने जो तुलनात्मक राजनीति में है, विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों का अपन अध्ययन करते हैं, जैसे ब्रिटेन है, अमेरिका है, या विभिन्न विचारधाराओं का अध्ययन करते हैं। साम्यवाद है, मार्क्सवाद है, आदर्शवाद है, लोकतंत्र है, तानाशाही है। तो ऐसे अलग अलग जो तुलनात्मक अपन अध्ययन करते हैं, तो इसमें तुलनाओं में हमें कम भ्रांतिपूर्ण बनाती है। तुलनात्मक राजनीति इस पूर्वाभास में भी मदद करती है कि विश्व किस ओर अग्रसर है। बिल्कुल, ये भी राइट आंसर हो जाएगा। तुलनात्मक राजनीति उन संस्थाओं और प्रथाओं को बनाती है जो हमारी अपनी से बेहतर या बदतर हैं। बिल्कुल, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। तुलनात्मक राजनीति आदर्श राज्य की स्थापना करती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आदर्श राज्य की स्थापना करें। तुलनात्मक राजनीति में तो हम केवल देखते हैं कि चीजें कैसी हैं और विश्व की तुलना में हम कहाँ पर हैं। तो ऐसी स्थिति में ये आदर्श राज्य की स्थापना नहीं करती, बाकी सब चीजें इसकी राइट है। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म व डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो शुम्पीटर हो जाएगा। इसका डायरेक्ट आप ध्यान रखना, शुम्पीटर राइट आंसर हो जाएगा। 1942 1942 में शुम्पीटर के द्वारा ये पुस्तक जो है लिखी गई थी। नेक्स्ट अपन बात करें, लोकतंत्र में किसका प्रकार्य हित स्पंदन है? अगर हम इसकी चर्चा करें तो देखिए, लोकतंत्र में दो प्रकार की अगर अपन बात करें, एक तो होते हैं राजनीतिक दल, एक होते हैं राजनीतिक दल, और एक होते हैं दबाव समूह। तो दबाव समूह और राजनीतिक दलों में अंतर क्या होता है कि राजनीतिक दल तो क्या करते हैं, ये अब एक जैसी विचारधारा होती है और इनका अंतिम उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना होता है। वहीं दबाव समूह का जो अंतिम उद्देश्य होता है वो अपने हितों की पूर्ति करना होता है, ये सत्ता को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, लोकतंत्र में किसका प्रकार्य हित स्पंदन है? तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा ये दबाव समूह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर ग्रुप, और अमेरिका में प्रेशर ग्रुप सर्वाधिक पाए जाते हैं, आप इसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन बात करें, तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण के रूप में संस्था परकवाद इस तथ्य से सीमित है कि तीन ऑप्शन दिए गए हैं और कौन सा सही देखना है अपने को, जो राइट ऑप्शन है वो देखना है। शक्ति धारक जो निर्णय लेते हैं वे संस्थागत मानकों द्वारा स्वीकृत होते हैं, बिल्कुल, पर निर्धारित नहीं होते, बिल्कुल, इनमें चेंजेशन हो सकता है। सभी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती है, नहीं भी होती है, देखो कहीं साम्यवाद है, कहीं कुछ है, कहीं तानाशाही व्यवस्था है। सभी देशों में लिखित संविधान नहीं होता है, और ये सभी देशों में लिखित संविधान नहीं होता है। हालांकि बात ये सही है, लेकिन अगर क्वेश्चन की दृष्टि से देखें ना अपन, तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण के रूप में संस्था परकवाद इस तथ्य से सीमित है कि, तो ये जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो केवल एक और दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक और दो की लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती है, और जो है पहला, शक्ति धारक जो निर्णय लेते हैं वो संस्थागत मानकों द्वारा स्वीकृत होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें कि किस राजनीति शास्त्री ने सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक विभेदीकरण, आर्थिक परिवर्तन व राजनीतिक परिवर्तन को आधुनिकीकरण की विशेषताएं माना है? तो देखिए काफी अलग हटके क्वेश्चन था, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो SNI से स्टार्ट का है, ये SNI से स्टार्ट का है। और किस, देखिए क्या कह रहे हैं, सामाजिक गतिशीलता यानी कि समाज में परिवर्तन, सामाजिक विभेदीकरण और आर्थिक परिवर्तन व राजनीतिक परिवर्तन आधुनिकीकरण की विशेषताएं मानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ये SNI से स्टार्ट क्या करते हैं, इसको जो है राजनीति शास्त्र की जो नवीन विशेषताएं हैं वो इनको मानते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है?
तो देखिए, हालांकि जो आपका यूपी बोर्ड है उसने इस क्वेश्चन को डिलीट किया है, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है, तो यहाँ पर दो विचारक जो इल्चमैन है और हेराल्ड जे लॉसवेल है, ये दोनों इससे संबंधित हैं। तो आप इसका अगर आंसर है तो वो ये दोनों हो जाएंगे। तो आप ध्यान रखना, ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राजनीति विकास की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो इलिचमैन और लॉसवेल दोनों इसको इससे संबंधित हैं। रुडोल्फ और गोल्ड हेल्मर इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शुबर्ट द्वारा प्रशासकों की कोटियों में सम्मिलित नहीं है। तो फैक्ट है, इसमें डायरेक्ट आपको आंसर देना है। तो देखिए, शुबर्ट है जो विचारक हैं, ये इनके द्वारा प्रशासकों की कोटियों में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लोकतांत्रिक हो जाएगा। ठीक है, लोकतंत्र को इन्होंने क्या नहीं किया है, इसमें शामिल नहीं किया है। नेक्स्ट अपन बात करें, काफी अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन है, चुनावों के सुधार से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए, चुनाव सुधारों हेतु भारत में किस वर्ष जगन्नाथ राव समिति का गठन किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1971 हो जाएगा। 1972 में इस कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्टें दी गई थी। एक देखिए, आपने नाम सुना होगा तारकुंडे समिति है, एक अपन बात करें दिनेश गोस्वामी समिति है। तो ये जो समितियां हैं ये सभी चुनावों से सुधारों से संबंधित थी। ये सब समितियां चुनाव में सुधार से संबंधित थी और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इनके द्वारा जो राजनीतिक दलों में जैसे पारदर्शिता लाना है, या हम बात करें कि जो चुनाव में सुधार करना है, उनसे संबंधित यहाँ पर इनके द्वारा सिफारिशें की गई थी। और तारकुंडे और दिनेश गोस्वामी समिति से तो काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। एक कमेटी और ध्यान रखना, के संथानम जो कमेटी थी, इसका भी कहीं ना कहीं संबंध चुनावों के सुधारों से है। तो आज के सेशन में काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए। आपका जो भी इसमें अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस सेशन को शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो आप लोगों को मिलती रहें। और जुड़े रहिए यूजीसी नेट गुरुकुल परिवार के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।